लॉर्ड लिटन एंड लॉर्ड रिपन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे ब्रिटिश वाइसरॉयज की जिन्हें एक दूसरे का ऑपोजिट भी कहा जा सकता है। एक तरफ थे लॉर्ड लिटन, जिन्हें याद किया जाता है उनकी रिप्रेसिव पॉलिसीज के लिए, और दूसरी तरफ लॉर्ड रिपन, जिन्हें उनकी लिबरल पॉलिसीज के लिए जाना जाता है। आइए शुरू करते हैं लॉर्ड लिटन से। लॉर्ड लिटन 1876 टू 1880। दोस्तों, लॉर्ड लिटन ने अप्रैल 1876 में लॉर्ड नॉर्थब्रुक को रिप्लेस करके इंडिया के वाइसरॉय का चार्ज लिया था। वो प्रोफेशन से एक डिप्लोमेट थे और अलग अलग कैपेसिटीज में ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस को सर्व कर चुके थे। इसके साथ ही वो एक रेप्यूटेड पोएट, नॉवेलिस्ट और एसेइस्ट भी थे और लिटरेरी वर्ल्ड में ओवन मेरेडिथ के नाम से जाने जाते थे। 1876 से पहले तक उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का कोई एक्सपीरियंस नहीं था और ना ही वो इंडियन अफेयर्स के जानकार थे। तो इंडिया का वाइसरॉय बनने के बाद उन्होंने क्या क्या काम किए, आइए जानते हैं। लिटन्स टेन्योर एज वाइसरॉय ऑफ इंडिया। सबसे पहले जानते हैं 1876-78 के फैमिन में लॉर्ड लिटन के रोल को। द फैमिन ऑफ 1876-78। दोस्तों, 1876 से 78 के बीच इंडिया को एक सिवियर फैमिन का सामना करना पड़ता है। इसका सबसे ज्यादा असर दिखता है मद्रास, बॉम्बे, मैसूर, हैदराबाद और सेंट्रल इंडिया और पंजाब के कुछ पार्ट्स में। एक एस्टिमेट के अनुसार इस फैमिन से एक साल के ही अंदर करीब 5 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई थी। 1878 में लॉर्ड लिटन रिचर्ड स्ट्रैची की प्रेसिडेंटशिप में एक फैमिन कमीशन अपॉइंट करते हैं। कमीशन फैमिन रिलीफ के लिए अपनी रिकमेंडेशन देती है, जैसे कि सभी प्रोविंसेस में एक फैमिन फंड बनाया जाए। इसके साथ ही इरिगेशन वर्क्स और रेलवेज का डेवलपमेंट भी किया जाए। लेकिन इसके बाद भी लिटन के द्वारा कोई फैमिन पॉलिसी नहीं बनाई जाती। साथ ही फैमिन से प्रभावित हुए किसानों को भी कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता। नेक्स्ट बात करते हैं रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 की और 1877 के दिल्ली दरबार की। द रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 एंड दिल्ली दरबार ऑफ 1877। ब्रिटिश पार्लियामेंट 1876 में रॉयल टाइटल्स एक्ट पास करती है, जिसके अनुसार इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया को इंडिया की एम्प्रेस होने का टाइटल मिलता है। इसे कैसरे हिंद भी कहा जाता था। लॉर्ड लिटन इंडिया में इसे सेलिब्रेट करने के लिए 1877 में दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें फॉर्मली क्वीन विक्टोरिया को इंडिया की रानी अनाउंस किया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह दरबार तब ऑर्गेनाइज किया जा रहा था जब इंडिया में फैमिन के कारण लोग भूखे मर रहे थे, और ऐसे समय में लोगों की हेल्प करने की जगह लिटन दरबार में लाखों खर्च कर देते हैं। इससे पता चलता है कि लिटन के मन में इंडिया के लोगों के लिए किसी भी तरह की कोई सिंपैथी नहीं थी। उनके इस एक्ट से लोगों में ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट डिस्कंटेंट बढ़ने लगता है और नेशनलिस्ट फीलिंग्स और भी प्रखर होती हैं। अब बात करते हैं वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट की। द वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट, मार्च 1878। दोस्तों, लॉर्ड लिटन की इस तरह की अनपॉपुलर पॉलिसीज को वर्नैक्युलर प्रेस यानी कि इंडियन लैंग्वेज में छपने वाले न्यूज़पेपर और जर्नल्स ओपनली क्रिटिसाइज करने लगते हैं। वर्नैक्युलर प्रेस हाईलाइट करती है कि कैसे फैमिन से बुरी तरह अफेक्टेड लोग गवर्नमेंट से कोई हेल्प न मिलने की वजह से रॉबरी करने के लिए मजबूर हो गए हैं। कह सकते हैं कि वर्नैक्युलर प्रेस ब्रिटिश रूल की क्रूअल पिक्चर सबके सामने लाने का काम कर रही थी। इस तरह के भड़काने वाले आर्टिकल्स की तेजी से होती ग्रोथ लॉर्ड लिटन को परेशान करती है और वो रिप्रेसिव पॉलिसी फॉलो करने का डिसीजन लेते हैं। मार्च 1878 में वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट पास कर देते हैं, जिसका एम वर्नैक्युलर प्रेस में होने वाले गवर्नमेंट के क्रिटिसिज्म को रोकना था। एक्ट के अनुसार वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर्स के पब्लिशर्स को मैजिस्ट्रेट के साथ बॉन्ड साइन करना था कि वो ऐसा कोई भी आर्टिकल पब्लिश नहीं करेंगे जिससे लोगों के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसअफेक्शन पैदा हो, और अगर वो इसको वायलेट करते हैं तो उनके प्रिंटिंग इक्विपमेंट को सीज भी किया जा सकता है। मैजिस्ट्रेट के एक्शन के अगेंस्ट कोर्ट में कोई अपील भी नहीं की जा सकती थी। इस एक्ट के थ्रू लॉर्ड लिटन ने फ्रीडम ऑफ स्पीच के राइट को छीन लिया था, और सबसे बड़ी बात थी कि यह सिर्फ वर्नैक्युलर प्रेस के लिए ही था। एक तरह से डिसलॉयल नेटिव प्रेस और लॉयल एंग्लो इंडियन प्रेस के बीच भेदभाव का प्रतीक था।
इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन से लोगों को समझ आने लग गया कि ब्रिटिशर्स की थियरी ऑफ व्हाइट मैन्स बर्डन बस एक दिखावा है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका खुद को रातों रात इंग्लिश पब्लिकेशन बना लेती है। इस एक्ट से वर्नाक्युलर प्रेस को तो कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो डिस्कंटेंट था वो कम नहीं हुआ था, बस उसको ओपनली एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा था। इससे डिस्कंटेंट अंदर ही अंदर और ज्यादा बढ़ता है। अब बात करते हैं लिटन के एडमिनिस्ट्रेशन के एक और रिप्रेसिव मेजर की, जो था 1878 का आर्म्स एक्ट, द आर्म्स एक्ट 1878। इस एक्ट ने बिना लाइसेंस के हथियार रखने या खरीदने बेचने को क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया। लेकिन एक्ट का वर्स्ट फीचर था इसमें शामिल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि यूरोपियंस और एंग्लो इंडियंस पर यह एक्ट लागू नहीं होता था। मतलब सिर्फ इंडियंस के हथियार रखने से ही परेशानी थी। दोस्तों, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो ये ब्रिटिशर्स की सभी पॉलिसीज में दिखता है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था सिविल सर्विसेज में इंडियंस की अपॉइंटमेंट का इश्यू। आइए देखते हैं कैसे। द स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस। कहने को तो 1833 के चार्टर एक्ट ने इंडियंस के लिए सिविल सर्विसेज का रास्ता खोल दिया था, लेकिन रियलिटी में यूरोपियन ब्यूरोक्रेसी कभी भी इंडियंस को अपना हिस्सा नहीं बनाना चाहती थी, और इसीलिए लॉर्ड लिटन 1878 में स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस का प्लान आगे रखते हैं। इसके अनुसार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोविंशियल गवर्नमेंट के रेकमेंड करने पर कुछ इंडियंस को स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज में एम्प्लॉय कर सकती थी, लेकिन इसमें भी शर्त यह थी कि ये अपॉइंटमेंट्स कॉवेनेंटेड सर्विस में होने वाले टोटल अपॉइंटमेंट्स के 1/6 से ज्यादा नहीं हो सकते थे। इसके साथ ही स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस के स्टेटस और सैलरी भी कॉवेनेंटेड सर्विसेज के जैसे नहीं थे। लॉर्ड लिटन ने तो यह भी प्रपोजल दिया था कि कॉवेनेंटेड सर्विसेज को पूरी तरह से इंडियंस के लिए क्लोज कर दिया जाए, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इस प्रपोजल पर अग्री नहीं होते। हालांकि इंडियंस को एग्जाम में कंपीट करने से डिस्करेज करने के लिए मैक्सिमम एज को 21 से घटाकर 19 कर दिया जाता है। इस तरह से इंडियंस को सिविल सर्विसेज में आने से रोकने की हर संभव कोशिश की गई थी। अब बात करते हैं फ्री ट्रेड की। फ्री ट्रेड। दोस्तों, लिटन ने इंग्लैंड की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के इंटरेस्ट्स को ध्यान में रखते हुए 1879 में कॉटन क्लॉथ पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटीज को अबॉलिश कर दिया था। इससे इंडिया में डेवलप हो रही टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नुकसान होता है और ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को फायदा। तो दोस्तों, ये तो बात हुई लॉर्ड लिटन के टेन्योर की, सभी रिप्रेसिव और अनपॉपुलर पॉलिसीज की। इसके अलावा इनके टाइम पीरियड में 1878 से 1880 के बीच सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर भी हुआ था। यह वॉर लिटन के प्रोवोक करने पर ही हुआ था और एंड में एक फेलियर साबित हुई। इसमें लिटन इंडिया के रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा खर्च कर देते हैं। लॉर्ड लिटन की इन पॉलिसीज की वजह से इंडियंस को ब्रिटिश रूल के ट्रू नेचर का एहसास होने लगता है। एजुकेटेड इंडियंस को रियलाइज होता है कि ब्रिटिशर्स कैसे उनके साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, और इसी वजह से नेशनलिज्म की भावना और ज्यादा प्रमोट होती है। लॉर्ड लिटन 1880 में वाइसरॉय की पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं और नए वाइसरॉय बनते हैं लॉर्ड रिपन। तो आइए अब लॉर्ड रिपन के बारे में बात करते हैं। लॉर्ड रिपन 1880 टू 1884। दोस्तों, 1880 में इंग्लैंड में ग्लैडस्टन की लीडरशिप में लिबरल पार्टी पावर में आती है। ग्लैडस्टन इंडिया के लिए अपनी पॉलिसी डिक्लेयर करते हुए कहते हैं कि ब्रिटिशर्स का रूल इंडिया के नेटिव लोगों के लिए प्रॉफिटेबल होना चाहिए, और हमारी पॉलिसी होगी कि हम इंडियंस को ये दिखा और समझा भी सकें कि कैसे ब्रिटिश रूल उनके फायदे के लिए ही है। और अपनी इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए ग्लैडस्टन ने लॉर्ड रिपन को इंडिया का वाइसरॉय अपॉइंट किया था। लॉर्ड रिपन ब्रॉड आउटलुक रखने वाले एक ऑनेस्ट पर्सन थे। इसके साथ ही वो एक ट्रू डेमोक्रेट भी थे। रिपन का पॉलिटिकल नजरिया अपने प्रीडिसेसर लॉर्ड लिटन से एकदम उल्टा था। ये इंडिया की तरफ एक सेंस ऑफ ड्यूटी महसूस करते थे। लॉर्ड रिपन इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को लिबरलाइज करने के लिए स्टेप्स लेते हैं। आइए जानते हैं उनके स्टेप्स के बारे में। शुरू करेंगे इंडिया में आए सबसे पहले फैक्ट्री एक्ट से। द फैक्ट्री एक्ट 1881। दोस्तों, फैक्ट्री लेबरर्स की कंडीशन इंप्रूव करने के लिए लॉर्ड रिपन 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट पास करते हैं। यह एक्ट 100 से ज्यादा वर्कर्स रखने वाली फैक्ट्रीज पर लागू होना था। इस एक्ट ने 7 साल से कम एज के बच्चों के एम्प्लॉयमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया।
इसके साथ ही 12 साल से कम एज वालों के लिए वर्किंग आवर्स को लिमिट कर दिया और डेंजरस मशीनरी को फेंस करने के लिए भी कहा। इन मेजर्स के इंप्लीमेंटेशन को सुपरवाइज करने के लिए इंस्पेक्टर्स को भी अपॉइंट किया गया था। ये एक्ट अपने स्कोप में भले ही लिमिटेड था, लेकिन इंडिया की इंडस्ट्रियल हिस्ट्री में एक नए फेज की शुरुआत करता है। पहली बार लेबर लॉज को लेकर एक पॉजिटिव खबर हमें देखने को मिलती है। आगे चलकर इसी के बेसिस पर बेटर लेबर लॉज कंट्री में लाए गए। इसके बाद लॉर्ड रिपन का मेजर स्टेप था वर्नाक्युलर एक्ट को रिपील करना और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन पास करना। रिपील ऑफ द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1882 एंड रेजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 1882। दोस्तों, लॉर्ड रिपन लिटन की पॉलिसीज की वजह से बढ़े हुए डिस्कंटेंट को कम करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सबसे पहले वो लिटन द्वारा लाए गए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को 1882 में वापस ले लेते हैं। इससे वर्नाक्युलर प्रेस और बाकी इंडियन प्रेस को बराबर की फ्रीडम मिल जाती है। रिपन के इस एक्ट से इंडिया में पब्लिक ओपिनियन को कंसीलिएट करने में मदद मिलती है। लेकिन लॉर्ड रिपन को सबसे ज्यादा याद किए जाने वाले काम है उनका 1882 में पास किया गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पर रेजोल्यूशन। इसके लिए इन्हें इंडिया में फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। लॉर्ड रिपन इंडिया में म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत करते हैं, जिसका एम इंडिया के लोगों को पॉलिटिकल एजुकेशन देना था। अब बात करते हैं उनके एजुकेशनल रिफॉर्म्स की। एजुकेशनल रिफॉर्म्स 1882 में ही सर विलियम हंटर की चेयरमैनशिप में एक एजुकेशन कमीशन को अपॉइंट किया जाता है। इसका मैंडेट 1854 के वुड्स डिस्पैच के बाद इंडिया में एजुकेशन फील्ड में हुई प्रोग्रेस को रिव्यू करना और आगे की पॉलिसी के लिए सुझाव देना था। कमीशन प्राइमरी एजुकेशन के एक्सपेंशन और इंप्रूवमेंट के लिए गवर्नमेंट की स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जोर देती है। इसका सुझाव था कि प्राइमरी एजुकेशन को न्यूली एस्टैब्लिश्ड म्यूनिसिपल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की केयर में दे दिया जाए। इसके साथ ही सेकेंडरी एजुकेशन में कोर्सेज को 2 भाग में बांट दिया जाए। पहला लिटरेरी एजुकेशन, जो यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट्स को तैयार करे, और दूसरा प्रैक्टिकल कोर्स होना चाहिए जो कमर्शियल और वोकेशनल करियर के लिए तैयार करता हो। इसके अलावा कमीशन ग्रांट्स इन एड के सिस्टम को सेकेंडरी और हायर एजुकेशन तक एक्सटेंड करने का सुझाव भी देती है। कमीशन ने फीमेल एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए भी सजेशन दिए थे। कमीशन के ज्यादातर सुझावों को गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेती है। इससे देश में काफी तेजी से स्कूल्स की ग्रोथ देखने को मिलती है। अब बात करते हैं उनकी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी की। रेजोल्यूशन ऑन लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। दोस्तों, लॉर्ड रिपन ने वाइसरॉय रहते हुए लैंड रेवेन्यू पॉलिसी में भी कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की थी। वो बंगाल के परमानेंट सेटलमेंट में कुछ मॉडिफिकेशंस प्रपोज करते हैं। वो रियोत को परमानेंस और सिक्योरिटी का अश्योरेंस देना चाहते थे। इसके साथ ही गवर्नमेंट की तरफ से प्राइस राइज के अलावा किसी भी और ग्राउंड पर आगे से लैंड रेवेन्यू न बढ़ाने की कमिटमेंट देना चाहते थे। लेकिन बंगाल के जमींदार उनके इस मेजर का विरोध करते हैं। साथ ही पेजेंट्स का सपोर्ट भी उन्हें नहीं मिलता, क्योंकि पेजेंट्स को लगता है कि एंग्लो इंडियन ब्यूरोक्रेसी तो जमींदार से भी ज्यादा बुरी है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी रिपन के प्रपोजल को फेवर नहीं करते, इसलिए उनका यह रेजोल्यूशन इंप्लीमेंट नहीं हो पाता। रेजोल्यूशन इंप्लीमेंट भले ही ना हुआ हो, लेकिन इससे यह पता चलता है कि लॉर्ड रिपन की इंटेंशंस अच्छी थी। वो बंगाल के पेजेंट्स की मदद ही करना चाहते थे। अब बात करते हैं इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी की। द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883-84। दोस्तों, 1883 में वाइसरॉय काउंसिल के लॉ मेंबर सर सीपी इल्बर्ट ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था, जिसे इल्बर्ट बिल के नाम से जाना जाता है। इसके इंट्रोडक्शन से पहले तक क्रिमिनल केसेस में यूरोपियंस का ट्रायल इंडियन मैजिस्ट्रेट्स नहीं कर सकते थे। उनका ट्रायल सिर्फ यूरोपियन जजेस ही कर सकते थे। इल्बर्ट बिल इसको चेंज करने के लिए लाया गया था। इसके अनुसार इंडियन जजेस भी यूरोपियंस के केस को प्रिसाइड कर सकते थे। लेकिन इल्बर्ट बिल के इस प्रोविजन से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। ये कंट्रोवर्सी रेशियल प्रेजुडिसेस की वजह से हुई थी। यूरोपियंस के अकॉर्डिंग इंडियंस उनसे इंफीरियर थे और इसलिए इंडियन जज के सामने ट्रायल फेस करने की बात भी गलत थी। इस बिल के अगेंस्ट कैलकाटा में रहने वाली यूरोपियन बिजनेस कम्युनिटी प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अपने इंडियन सर्वेंट्स को इल ट्रीट करते थे और कई बार उन्हें जान से ही मार देते थे।
ऐसे केसेस में इंग्लिश जजेस तो इन्हें बहुत कम सजा या बिना सजा के ही जाने देते थे। इसलिए अपने स्पेशल प्रिविलेजेस को डिफेंड करने के लिए यूरोपियन कम्युनिटी एक डिफेंस एसोसिएशन बनाती है। ये लोग 15,000 रुपए का फंड भी कलेक्ट करते हैं, जिसकी मदद से ये इंडिया और लंदन दोनों ही जगह बिल के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। ये लोग वाइसरॉय लॉर्ड रिपन को अब्यूज करना भी शुरू कर देते हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहते हैं कि रिपन को इंडिया से वापस बुला लिया जाए। कैलकाटा में रेशियल राइट्स की संभावना बढ़ने लगती है। लंदन के न्यूज़पेपर्स में भी रिपन की पॉलिसीज की आलोचना होने लगती है। यहां तक कि क्वीन को भी लगता है कि रिपन का यह बिल समझदारी से भरा नहीं है। बढ़ती हुई प्रोटेस्ट्स के आगे आखिरकार लॉर्ड रिपन को ही झुकना पड़ता है। 1884 में बिल में चेंजेस कर दिए जाते हैं, जिसके बाद इंडियन जजेस किसी यूरोपियन का केस तभी जज कर सकता था जब जूरी के एटलीस्ट 50% मेंबर्स यूरोपियंस हों। इल्बर्ट बिल की कंट्रोवर्सी और कॉम्प्रोमाइज ने इंडियंस को ब्रिटिशर्स के और ज्यादा अगेंस्ट कर दिया। जिस तरह ब्रिटिशर्स ने अपने हक की बात प्रोटेस्ट करके मनवा ली थी, उससे इंडियंस भी सीख गए कि उन्हें भी इसी रास्ते पर चलना होगा, और इस वजह से ये इनडायरेक्टली इंडियन नेशनल मूवमेंट और 1885 में कांग्रेस की स्थापना को प्रमोट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। कंक्लूजन दोस्तों, ये थे वाइसरॉय लॉर्ड रिपन के इंडिया में किए गए रिफॉर्म्स। हम कह सकते हैं कि उन्होंने इंडिया में लिबरल एडमिनिस्ट्रेशन को प्रमोट करने की पूरी कोशिश की। वो इसमें कितने सफल हुए या नहीं, ये बात अलग है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि उनकी इंटेंशंस ह्यूमैनिटेरियन थी और इसीलिए उन्हें एक बेनेवलेंट वाइसरॉय की तरह याद किया जाता है। 1882 में ग्लैडस्टन ने इजिप्ट के ऑक्यूपेशन को सैंक्शन कर दिया था और इसके लिए इंडियन ट्रूप्स का कंटिंजेंट इजिप्ट भेजा गया था। इस तरह इंपीरियल वॉर का बर्डन इंडियन एक्सचेकर पर भी पड़ रहा था। रिपन इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि उनका मिशन इंडिया में फेल हो गया है। उसके बाद इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी उन्हें और ज्यादा डिसल्यूशन कर देती है। परेशान होकर लॉर्ड रिपन अपना टर्म पूरा होने से पहले ही 1884 में रिजाइन कर देते हैं और एक हारे हुए इंसान की तरह इंग्लैंड लौट जाते हैं। लॉर्ड रिपन एक ह्यूमैनिटेरियन और लिबरल थे, लेकिन ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के इंटरेस्ट को आगे ले जाने के लिए उनके जैसे इंसान की जरूरत नहीं थी। इसी वजह से इंडिया में उनका मिशन फेल रहता है। हालांकि वो हमें ब्रिटिशर्स की पॉसिबल ह्यूमेन साइड जरूर दिखा जाते हैं। दोस्तों, इस समय दुनिया में हर तरफ नेशनलिज्म तेजी से स्प्रेड हो रहा था और इंडिया में इस नेशनलिज्म की स्पिरिट को जगाने में लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन दोनों ही इंस्ट्रूमेंटल साबित होते हैं। लिटन जहां एक एडवर्सरी की तरह इंडिया में नेशनलिज्म की आग को चिंगारी देते हैं, वहीं रिपन एक सिंपैथाइजर की तरह इस स्पिरिट को आगे ले जाते हैं।